तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो मैंने पिछली जो आपको बताया कि थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो ब्रिटेन में कब स्टार्ट हो जाती है, 1756 में। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, 1757 में। ठीक है, और ये खत्म कब होगी, 63 में। अब हुआ क्या था, जब थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई यूरोप में, तो इंडिया में क्या लगने लगा कि इंडिया में भी वो वॉर जो है वो हो जाएगी। ठीक है, और इंडिया में वॉर कब स्टार्ट होती है, इंडिया में मैंने आपको बताया था वॉर कब स्टार्ट होगी, 2 साल बाद 58 में। 58 में इंडिया 1758 में इंडिया में वॉर जो है थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ब्रिटेन में कब स्टार्ट हो गई थी, 56 में। यूरोप में स्टार्ट हो गई थी 56 में, और बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, 1757 में। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टोरी जो है इसी के साथ जो लिंक करती हुई है, और यही रीजन बनेगी कि क्यों जो ब्रिटिश जो होंगे वो ये जंग जो है वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो उसके वेरियस रीजंस हैं। एक तो उन्होंने जो उनका सबसे एबल कमांडर था ड्यूप्लेक्स, उसको भेज दिया वापस। ठीक है, और दूसरा जो रीजंस अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये बैटल स्टार्ट हो गई यूरोप में, तो इंडिया में लगने लगा, फ्रेंच और जो आपके ब्रिटिश जो थे उनको लगने लगा कि इंडिया में भी वॉर जो है वो होने वाली है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा हथियार, जहां जहां पे इनकी कंपनीज थी, मान लो यहाँ पे अगर फ्रेंच की कंपनी है तो फ्रेंच वालों ने अपनी फैक्ट्रीज जो थी उसमें बहुत से हथियार जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिए। यहाँ पे एक ब्रिटिश कंपनी है तो वैसे ब्रिटिश वालों ने अपने हथियार जो है अपनी कंपनी में इकट्ठा, फैक्ट्री में इकट्ठा करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे भी फ्रेंच और ब्रिटिश की कंपनीज जो थी वो स्टैब्लिश थी। ठीक है, तो फैक्ट्रीज जो थी वो स्टैब्लिश थी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हथियार जो थे वो इकट्ठा करने शुरू कर दिए। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो था ये एक ऑटोनमस स्टेट जो है, जहां उसके मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद पिछली क्लास जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो था ये ऑटोनमस स्टेट जो है ये बन चुका था। ठीक है, और किसने बनाया था इसको ऑटोनमस स्टेट, मुर्शिद कुली खान के द्वारा। अब मुर्शिद कुली खान की थोड़ी सी स्टोरी देख लो। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इसका अपना कोई भी बेटा जो है वो नहीं था। ठीक है, अब इसका अपना बेटा नहीं था तो ये क्या करता है, इसी की फौज में एक बंदा होता है जिसका नाम होता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, तो ये क्या करता है, बंगाल का नवाब जो है अली वर्दी खान को बना के चला जाता है। अब अली वर्दी खान जो होता है इसके भी कोई भी बेटा जो है वो नहीं होता, लेकिन इसकी 7-8 बेटियां जो हैं वो होती हैं। ठीक है, उनमें से एक सबसे छोटी बेटी जो होती है, उस बेटी का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला, जिसको सिराजुद्दौला भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो है सिराजुद्दौला जो है वो फाइनली बंगाल का नवाब जो है, जब इसकी डेथ हो जाती है अली वर्दी खान की, तो अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे को जो है, यानी कि अपने नाती को जो है, ये बंगाल का नवाब जो है वो बना के चला जाता है। उस टाइम पे सिराज की उम्र होती है 21 साल। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग पॉलिटिक्स जो है वो चल रही होती है। ठीक है, पंजाबी अब ये नाम सुन के जो है वो हंसेंगे। एक बेगम होती है घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, वो भी इसी की वन ऑफ द डॉटर होती है अली वर्दी खान की। वो चाहती है कि मेरा बेटा जो है वो यहाँ पे नवाब जो है वो बने। ठीक है, तो इसकी अपनी पॉलिटिक्स जो है वो चल रही होती है। ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रख लो कि घसीटी बेगम जैसी कोई जो है विमेन जो है, लेडी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, और शी वॉज वन ऑफ द डॉटर ऑफ अली वर्दी खान। ठीक है, और वो चाहती थी कि उसका बेटा जो है सिराज की जगह उसका बेटा जो है नवाब बने। ठीक है, लेकिन फाइनली होता क्या है कि अली वर्दी खान जो होता है वो सिराजुद्दौला जो होता है उसी को नवाब बना के चला जाता है। अब सिराजुद्दौला क्या हुआ है, नया नया यहाँ का नवाब बना है, और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 1756 में यूरोप में बैटल स्टार्ट हो गया, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हथियार जो है इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब जब सिराजुद्दौला के पास ये बात जो है ये पहुंची कि फ्रांस और जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश जो है वो आपके एरिया में इतने सारे हथियार जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को लगा कि इतने हथियार यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं ये मेरे ऊपर ही ना अटैक कर दें, तो इसने बुलाया दोनों को, और दोनों को बोला कि तुम लोग जो है हथियार इकट्ठे करना यहाँ पे बंद कर दो। ठीक है, फ्रेंच ने उसी टाइम पे इसकी बात मान ली। फ्रेंच की बात मानने का रीजन क्या था कि इनके गवर्नर जो थे वो फटाफट फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी वो चेंज कर दी थी। अंग्रेजों ने कभी भी अपने जो गवर्नर जो थे उनको कभी भी उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई। जो अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश जो थे, उन्होंने अपने
जो गवर्नर्स वगैरह थे उनको बोला हुआ था कि तुम ऐसा करो, अपनी मर्जी से वहां पे काम करो, ठीक है, तुम्हारा काम है मैं प्रॉफिट देना, वो तुम बहुत अच्छे से दे रहे हो, बस मौका संभाल लेना, ठीक है। वहीं जो फ्रेंच वाले थे उन्होंने अपने गवर्नर जो थे उनके साथ उनके बीच में इंटरफेयर करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया। उसका वन ऑफ द रीजन ये भी था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन की, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रेंच जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी। तो इनको क्या होता था कि सरकार के अकॉर्डिंग जो है पहले चिट्ठी भेजते, ठीक है, उनको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो फॉलो करने पड़ते थे, और ऊपर से जो ऑर्डर्स जो आते थे उनको मानना पड़ता था। और ब्रिटिश वालों को एज सच ऊपर से इन्होंने कभी ऑर्डर भेजे ही नहीं, उन्होंने बोला हुआ था कि तुम अपनी मनमानी करो, हाँ टाइम पे मौका जो है वो तुम्हें संभाल लेना है, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी एक वन ऑफ द रीजन बनेगा फ्रेंच के डिक्लाइन का, ठीक है। और उसके अलावा बार बार इन्होंने अपने गवर्नर जो थे उनको चेंज किया, ठीक है। डुप्लेक्स जो था उसको वापस बुलाया, देन गैड्यू जो है उसको भेजा, देन काउंट डे लैली जो है उसको भेजा, ठीक है। थोड़े ही टाइम में उन्होंने अपने बहुत से गवर्नर जो है वो चेंज कर दिए। अब जो बंदा यहाँ पे गवर्नर लगा होगा वो सोचेगा कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से किंग की बात जो है, जो यहाँ का नवाब है उसकी बात नहीं मानूंगा, तो हो सकता है मेरी भी ट्रांसफर जो है वो हो जाए। तो फ्रेंच वालों ने बात मान ली, उन्होंने हथियार इकट्ठे करने बंद कर दिए। ब्रिटिश वाले कहते हैं कि नहीं, हम तो हथियार इकट्ठे करेंगे, हमें पता है जंग होनी है, तो हम तो हथियार जो है वो इकट्ठा करेंगे। जब ब्रिटिश वालों ने बात इसकी नहीं मानी तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ये जो था सिराजुद्दौला जो था उसने अपनी आर्मी भेजी यहाँ पे, ठीक है, कासिम बाजार नाम की एक जगह है, तो वहां पे इनकी ब्रिटिश वाले जो है इनकी फैक्ट्री जो है वो लगी हुई थी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला की आर्मी देख के, ठीक है, जो ब्रिटिश वाले जो थे यहाँ पे वो इसकी इतनी बड़ी आर्मी देखे, इसके पास 25,000 की आर्मी थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इतनी बड़ी आर्मी देख के, इतने 25,000 लोगों को देख के ये डर गए, और ये जो था यहां से भागना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पीछे कुछ 143 लोग जो हैं वो बचे, ठीक है, जैसे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर अपने पेरेंट्स जो है उनको साथ ले आए थे, ठीक है, तो वो बूढ़े पेरेंट्स वो बचे हुए हैं, जो उनकी वाइफ्स वगैरह हैं, विमेन हैं, वो बची हुई हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बचे हुए हैं, और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ पे वहां पे फंसे रह गए, ठीक है। तो उनको जो है सिराजुद्दौला जो है उसकी आर्मी ने पकड़ लिया, ठीक है। अब सिराजुद्दौला को जब उसकी आर्मी सिराजुद्दौला की आर्मी ने जब उसको उन 143 लोगों को जो है उनको पकड़ लिया, तो वहां पे एक वो जो है क्या कहते हैं कमरा था वहां पे, और जून का टाइम था ये, ठीक है, जून का टाइम है, और वहां पे कमरा है, और कमरा जो है चारों तरफ से बंद है, एक कोने में एक खिड़की है छोटी सी, ठीक है। तो इन 143 लोगों को वहां पे इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, और पूरी रात वहां पे बंद करके रखा। जब बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ 26 या 23 लोग ही बचते हैं, ठीक है, और उनमें से एक बंदा जो है हॉलवेल, वो ये सारी स्टोरी जो है अपनी बुक लिखता है वो एक, और उसमें ये सारी स्टोरी जो है सिराजुद्दौला की स्टोरी की किस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती हमें यहाँ पे बंद किया और उस वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। अब जब ये डेथ होती है तो यहाँ का हीरो था, हीरो ऑफ आर्कॉट, रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हम तो जो है इसका बदला जो है वो लेंगे, ठीक है। अभी के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो है वो यहाँ का क्या कहते हैं यहाँ पे एक क्या कहते हैं ब्रिटिश ऑफिसर है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे जंग जीता है तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जो है वो लगा दिया जाएगा, इसकी प्रमोशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ऑफ बंगाल का गवर्नर जो है वो यहाँ पे उसको गवर्नर जो है वो लगा के भेजते हैं, और वो कहता है कि मैं इस चीज का बदला जो है वो लूंगा, ठीक है। अब अकेला तो बदला ले नहीं सकता, ठीक है, और ब्रिटिश ऑलरेडी इनकी आर्मी जो है वो देख के ही भागे थे, ठीक है, तो इसके पास ऐसा जितनी आर्मी नहीं है। तो वहां से क्या करते हैं, ब्रिटेन से वॉटसन नाम का एक जनरल होता है, एडमिरल होता है, उसके साथ 5,000 लोगों की आर्मी जो है वो यहाँ पे भेजी जाती है, ठीक है। तो रॉबर्ट पहुंचता है यहाँ पे, और यहाँ पे आर्मी जो है ये पहुंचती है। अब ये मिलके बैठे होते हैं, ठीक है। मीनवाइल क्या होता है, इनको दो बंदे मिल जाते हैं, ओमीचंद और जगत सेठ, ठीक है। ओमीचंद और जगत सेठ आके इनको कहते हैं कि देखो हमें पता है तुमने जो है ब्रिटिश जो सिराजुद्दौला जो है उसके साथ तुम लड़ाई जो है वो लड़ने जा रहे हो, लेकिन हमें यह भी पता है कि तुम्हारे पास इतनी ऐसा खास आर्मी तो तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। तो तुम ऐसे करो, हम ना तुम्हारी मीटिंग करवाते हैं मीर जाफर के साथ। मीर जाफर जो है वो सिराजुद्दौला की आर्मी का कमांडर इन चीफ है, आर्मी कमांडर, और ये जो है ये काफी एम्बिशियस है। इसके एम्बिशियस होने का रीजन क्या है कि मुर्शिद कुली खान की जो ये थी फौज थी
उसमें था अलीवर्दी खान, ठीक है। अब इसकी दिक्कत जो है वो अलीवर्दी खान के साथ है कि जब मुर्शिद कुली खान जो था उसने अपनी बेटी जो थी उसके नाती को या अपने जवाई को जो है वो नहीं बनाया, उसने एक अपने आर्मी का जो बंदा था उसको जो है नवाब जो है वो बना दिया। अब बेटा तो तेरा भी नहीं है, अब जब तेरी बारी आई तो तूने अपने नाती को जो है वो नवाब बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो इस वजह से मीर जाफर जो है वो एम्बिशियस है, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब वो जो है वो बंगाल का नवाब बने, ठीक है। तो इन सभी की जो है वो मीटिंग करवाई जाती है और ये इनको बोलते हैं कि मीर जाफर को कहते हैं कि देखो हम तुम्हें जो है वो नवाब बनवा देंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कैसे बनवाओगे? वो कहते हैं तुम्हें क्या करना है, 50 लाख जो है वो हमें देने होंगे और उसी के साथ साथ 50 लाख के साथ साथ तुम्हें कुछ कंसेशंस जो है वो हमको देने होंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं दे दूंगा। वो कहते हैं कि ठीक है तो ऐसे करना, फिर हम तुझे जो है ऐसे करके लड़ाई होगी और हम तुझे जो है वो नवाब बना देंगे। यही सारी बातें जो है ओमी चंद और जगत सेठ जो होते हैं वो सुन रहे होते हैं ये सारी बातें। तो ओमी चंद और जगत सेठ कहते हैं कि मतलब ये तो तुम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि इसको तुमने नवाब बना दिया, तुम्हें 50 लाख मिल गए, तो हमारा क्या बीच में, ठीक है। तो ये कहता है रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो इसको कहता है कि ठीक है तुम लोगों ने हमारी मीटिंग करवानी थी, वो तुमने करवा दी, अब निकलो यहाँ से। वो कहते हैं ठीक है अगर तुम्हें हमें कुछ नहीं देना है तो हम ये सारी बातें जाके क्यों ना सिराजुद्दौला को बता दें, ठीक है। तो ये कहता है रॉबर्ट क्लाइव कहता है नहीं नहीं रुको रुको। तो ये कहता है कि ये वॉटसन से बात करता है, कहता है हम ऐसे करते हैं, इनको देते देते कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी झूठी चिट्ठी इनको जो है वो दे देते हैं कि हम तुम्हें जो है जंग जीतने के बाद हम तुम्हें भी पैसे जो है वो देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है रॉबर्ट वॉटसन जो होता है वो कहता है नहीं नहीं मेरा जो जमीर जो है इस चीज को अलाउ नहीं करता, तो मैं तो ये सब जो है ये काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो इसको कहता है कि तू ऐसे कर, तू बाहर जा। ये पीछे से क्या करता है एक चिट्ठी बनवाता है, ठीक है, उसमें लिख दिया जाता है ओमी चंद और जगत सेठ जो है इनको इतना पैसा जो है वो दिया जाएगा और नीचे अपने साइन कर देता है और वॉटसन के भी नकली साइन जो है ये कर देता है, ठीक है। तो इनको कहता है ठीक है अब तुम जाओ। फाइनली जंग का दिन आता है और इसकी 25,000 की फौज होती है वो आती है और इनकी 5,000 की फौज जो है ब्रिटेन वालों की होती है, ठीक है। और जैसे ही जंग का बिगुल जो है वो बजता है तो मीर जाफर जो होता है वो अपनी फौज लेके ब्रिटिश वालों की साइड आ जाता है और ये जो होता है सिराजुद्दौला जो होता है ये जंग वहां पे हार जाता है। कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ इसके कमांडर्स होते हैं जो इसके साथ रहते हैं, इसके वफादार रहते हैं, ठीक है। उन कमांडर्स का नाम था, एक था मीर मदान और दूसरा था मोहनलाल, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं ना उसमें ऐसे फैक्ट्स जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो थे ये इसके वफादार थे और इन्होंने इसका साथ जो है वो नहीं छोड़ा और ये इन्होंने इसी के साथ जो थी वो जंग जो थी वो लड़ी थी। जंग ऐसा कुछ नहीं थी, 2-3 घंटे में सारी लड़ाई जो थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब इसका एक बेटा था मीर जाफर का, ठीक है। मीर जाफर का बेटा था, उसका नाम था मिरान क्या करता है, मिरान अपनी तलवार से इसका गला जो है सिराजुद्दौला का गला जो है वो काट देता है, तो सिराजुद्दौला वहीं पे मर जाता है जंग में, ठीक है। अब मीर जाफर जो है उसको नवाब जो है बना दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये पहुंचता है इसके पास, तो ये रॉबर्ट क्लाइव कहता है इंशाल्लाह आप आज से नवाब हुए तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ठीक है। तो कहता है शुक्रिया, मीर जाफर कहता है शुक्रिया। तो कहता है लाइए फिर हमारे 50 लाख, तो वो दे देता है 50 लाख। तो फिर ये कहता है कि 50 लाख हमें और चाहिए, ठीक है। मीर जाफर कहता है वो किस चीज के, तो ये उसको कहता है कि उसको आप गिफ्ट समझ लो कि वो आपका मेरे लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव इससे रिश्वत मांग लेता है, ठीक है। इसको रिश्वत की कहानी जो है वो इस वजह से भी है क्योंकि ये एक बार जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत से केसेस जो है ब्रिटिश में स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना रिश्वत जो है वो लेता था, बहुत ज्यादा गिफ्ट जो है वो लेता था, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है चार्जेस जो है वो लग जाते हैं, करप्शन के चार्जेस जो है इसके ऊपर लग जाते हैं। तो इसको जो है वापस ब्रिटेन जो है वो भेज दिया जाएगा और यहाँ पे जब बैटल ऑफ बक्सर होगी ना तो यहाँ पे एक दूसरा गवर्नर जनरल जो है वो लाया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक शीट जो है वो गवर्नर जनरल्स की भी भेजूंगा कि जितने भी गवर्नर जनरल जो इंपॉर्टेंट आपके लिए कि बैटल ऑफ प्लासी के दौरान गवर्नर जनरल जो है वो कौन था या गवर्नर कौन था, और इसके दौरान जो है आपका गवर्नर जनरल जो है बैटल ऑफ बक्सर जब होती है तो उस दौरान गवर्नर जनरल या गवर्नर जो है वो कौन होता है, तो वो सारी लिस्ट जो है वो मैं आपको अलग से भेजूंगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको
बैटल ऑफ प्लासी के बाद इसको जो है यहाँ से गवर्नर जनरल जो है हटा के वो वापस भेज दिया जाएगा, और जब बैटल बक्सर होगी तो यहाँ पे एक नया गवर्नर जो है, एक नया गवर्नर या गवर्नर जनरल जो भी चल रहा होता है उस टाइम पे, तो वो जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, गवर्नर होते हैं उस टाइम पे आई थिंक। तो एक नया गवर्नर जो है वो भेजा जाएगा, उसका नाम क्या है, नाम फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब मैं आपको आंसर शीट भेजूंगा उसकी तब मैं वहां पे उसका नाम जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बंदा जो है, इतना याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत बड़ा रिश्वतखोर है। ठीक है, तो ये पहुंच जाता है इसके पास, जाफर के पास, तो उसको कहता है कि ऐसे करके रिश्वत, ठीक है, और ये दे देता है उस टाइम पे। अगले साल ये फिर पहुंच जाता है, और उससे अगले साल ये फिर दे देता है, और अगले साल ये फिर से पहुंच जाता है। ठीक है, अब मीर जाफर जो होता है वो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, देखो भाई मेरे पास इतना पैसा जो है वो नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव उसको क्या कहता है कि हमने तेरे को मोस्ट फर्टाइल लैंड का जो है नवाब जो है वो बनवाया, और तू यहाँ से 50 लाख रुपए लेके भी मुझे नहीं दे सकता, तो तू जो है इनकॉम्पिटेंट है। तेरा जो जवाई जो है मीर कासिम, वो हमें थोड़ा सही लग रहा है, तो हम उसको जो है नवाब बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले ना एक दस्तक की स्टोरी है, ठीक है, वो सुन लो। जब सिराजुद्दौला यहाँ पे रूल कर रहा था ना, और जब ब्रिटिश वाले जो थे, स्पेशली फारूक सियार जो था, उसने एक फरमान जो है वो जारी किया था जिसको दस्तक कहा जाता था। ठीक है, दस्तक होता है मतलब किसी इंसान को कुछ प्रिविलेजेस जो है वो देना। ठीक है, और जिस लेटर पे लिख के वो प्रिविलेजेस जो है वो दी जाती है उसी चीज को दस्तक कहा जाता है। ठीक है, या उसको आप मैग्ना कार्टा भी समझ लो। तो फारूक सियार, कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी, इसके लिए जो है इसको कोई बीमारी हो गई थी और वो उसका इलाज जो है वो नहीं हो पा रहा था, बहुत से हकीम आए, उनसे इलाज नहीं हुआ, तो फाइनली एक फॉरेन से विलियम हैमिल्टन जो है वो आते हैं ब्रिटेन से, तो वो इसका इलाज करते हैं। उस वजह से क्या होता है, उसको यहाँ पे 33 विलेजेस जो है उनके टैक्स कलेक्शन के राइट्स जो है ब्रिटेन वालों को मिल जाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ फारूक सियार ने क्या किया था, सिराजुद्दौला जो है उसको कहा था, एक दस्तक जो है वो इशू किया था, और ये बोला गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जो एग्जैक्टली कंपनी जो है, ठीक है, बीच में क्या करेंगे, ये रॉबर्ट क्लाइव लोग जैसे लोग जो है ये क्या करेंगे, ये अपना प्राइवेट ट्रेड भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि ये अपने प्राइवेट ट्रेड, मतलब जो कंपनी के नाम पे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा प्राइवेट ट्रेड भी ये स्टार्ट कर देंगे। तो जो दस्तक आया था ना, दस्तक में ये लिखा हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करेगी उसका टैक्स जो है वो रिड्यूस करना है, ये कहा था फारूक सियार ने सिराजुद्दौला को। वो चीज कहां पे आई थी, दस्तक में। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया, इन्होंने वो टैक्स देना भी और कम होते गए, और वो टैक्स देना भी बंद कर गए, और साथ में ये अपना प्राइवेट टैक्स भी करना स्टार्ट कर गए, और उसके ऊपर भी ये कोई टैक्स नहीं देते थे। तो उसी वजह से सिराजुद्दौला जो है उसको एक गुस्सा जो है, लड़ाई करने की एक वजह जो है वो ये भी बनी थी। ठीक है, अब आते हैं वापस कासिम पे थे हम। तो ये कहते हैं कि तेरा जो जवाई जो है वो हमें थोड़ा समझदार लग रहा है, तो हम उसको जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ क्या ट्रेड साइन कर ली कि ये दस्तक जो है, ये दस्तक का रूल जो है ये एज इट इज ही चलेगा, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हम जो है अपना प्राइवेट ट्रेड करते हैं वो तो हमें करने देगा, उसके ऊपर कोई सवाल जो है वो नहीं उठाना। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं एक ही बार पैसे दूंगा, बार बार 50 लाख मांगने नहीं आना मेरे से। वो कहते हैं चलो देखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 2-3 बार जब मीर कासिम के पास जो है ये पहुंचेगा रॉबर्ट क्लाइव पैसे लेने दोबारा से, और फिर क्या होगा कि ये मीर कासिम जो है ये मना कर देगा पैसे देने के लिए, और कह देगा कि मैं जो तुम्हारा ट्रेड जो है, ये जो तुम ट्रेड करते हो प्राइवेट ट्रेड, ये जो है ये मैं बंद करवा दूंगा, और अगर तुमने ज्यादा चीपी की तो जो बाकी लोग जो है, जो इंडियंस हैं, बाकी इंडियन ट्रेडर्स जो हैं या दूसरे फ्रेंच जो हैं, उनको भी मैं ट्रेड फ्री जो है वो अलाउ कर दूंगा। ठीक है, तो तुमसे तो मैं ट्रेड के पैसे नहीं ले रहा हूं, तो मैं इनसे भी नहीं दूंगा। ठीक है, अब इस वजह से क्या होगा कि ये दोबारा से मीर जाफर के पास जाएंगे, मीर कासिम जो है उसको हरा के भेज दिया जाएगा, एंड देन उसी वजह से आपकी बैटल ऑफ बक्सर जो है वो होगी। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी थी आपकी बैटल ऑफ बैटल ऑफ प्लासी की। ठीक है, अब जब मीर कासिम जो है उसको हरा के भेज दिया जाएगा, तो यहां पे एक एरिया होता है इसके साथ एडजेसेंट एरिया अवध का। अवध कल जो है, जिसको मैंने आपको बता रहा था कि अंग्रेज इसको औध जो है वो कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका मुगल रूलर जो है आलम शाह सेकंड, वो रूल कर रहा होता है, और यहाँ पे रूल कौन कर रहा होता है, शुजा-उद-दौला। ठीक है, तो ये तीनों मिलके जो है मीर कासिम जो है वो यहाँ पे पहुंचता है। मीर कासिम वो शुजा-उद-दौला का दोस्त होता है, तो वो उसको कहता है कि हम तीनों मिलके, उन्हीं दिनों शाह आलम भी यहीं पे आया होता है।
ठीक है, शुजाउद्दौला से मिलने के लिए। ठीक है, इसकी सारी स्टोरी लाइन जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको जो स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं स्टोरी लाइन वाले, उसमें मैंने आपको सारी जो है वो करवाई हुई है। ठीक है, तो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम जो है इसको हरा देंगे और इनको जो है यहाँ पे हरा दिया जाएगा और फिर जो है सारे बंगाल के ऊपर हमारा रूल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर उसी वजह से आपकी बैटल ऑफ बक्सर जो है वो होगी, बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन इसमें जो है ब्रिटिश जो है वो जीत जाएंगे, ये तीनों जो है ये हार जाएंगे और उसी के लिए आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन होगी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है, ये नाम नहीं लिखवाया था मैंने उस टाइम पे आपको, जो जो चीजें मैंने उस स्टोरी में नहीं बताई है ना वो चीजें यहां पे हाईलाइट करके जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मेन स्टोरी जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे सुनाई हुई है। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो साइन होती है। ठीक है, कासिम, मीर कासिम, शुजा और आलम, शाह आलम सेकंड। ठीक है, मीर कासिम को बोलते हैं कि तेरी आज के बाद जो है तेरी हिस्ट्री में बात जो है वो नहीं होगी, जो ब्रिटिश इनसे ट्रीटी ऑफ ये जो है ये साइन करते हैं इलाहाबाद 1765 में। ठीक है, शुजा को क्या बोला जाता है कि तेरे को जो है 50 लाख ब्रिटेन को देने पड़ेंगे। ठीक है, ब्रिटिश को 50 लाख जो है, ये सारी स्टोरी जो है मैंने सुनाई हुई है, इसमें कुछ फैक्ट्स जो हैं जो आपको बताने हैं। ठीक है, 50 लाख वाली बात जो है मैंने आपको बताई हुई है। हाँ, ये नहीं बताया था कि कौन सी ट्रीटी के थ्रू हुई थी, तो वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 50 लाख ब्रिटेन को देने होंगे और उसी के साथ साथ तुझे क्या करना होगा, तेरे पास दो लैंड्स हैं, करा और इलाहाबाद, करा और इलाहाबाद। ठीक है, इसके टैक्स कलेक्शन के राइट जो है वो तुझे हमें देने होंगे। ठीक है, तो ये मान जाता है उसके लिए। उसके अलावा इसको क्या बोलते हैं कि तेरा जो अवध जो है ना, हम उसको प्रोटेक्टेड स्टेट जो है वो बना देंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड स्टेट वाली बात वो किस तरीके से करते हैं, वो कहते हैं कि नीचे से मराठे आ रहे हैं, ऊपर से अब्दाली आ रहे हैं, दोनों तेरे ऊपर अटैक करेंगे और तेरा जो अवध जो है वो खतरे में है। ठीक है, तो हम जो है तेरे साथ अवध में, हम अपनी अवध को हम प्रोटेक्टेड स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और हम अपनी आर्मी जो है वो यहाँ पे स्टेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश जब भी अपनी आर्मी जो है वो स्टेशन करती थी उसको सब्सिडरी अलायंस जो है वो कहा जाता है, सब्सिडरी अलायंस। आप कहीं बुक्स वगैरह जो है एनसीईआरटी जो है वहां पे पढ़ते होगे, तो सब्सिडरी अलायंस जो है वहां पे आप जो है वो सुनते होगे। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या होता था कि ब्रिटिश जो होते थे अपनी फोर्सेज जो है एक पर्टिकुलर स्टेट जो होती थी वहां पे लगा देते थे, उस चीज को क्या कहा जाता है, सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो हम लोग जो है अपनी फोर्सेस जो है वो यहाँ पे लगाएंगे और उनको जो पैसे देने होंगे वो पैसे तुम हमें दोगे, हम इनको जो है इनकी तनख्वाह वगैरह जो है वो वहां से देंगे। ठीक है, तो अब हारा हुआ बंदा क्या ही बोलेगा। ठीक है, तो उसको जो है सारी बातें इनकी माननी पड़ी। अब आते हैं शाह आलम की बारी। इसको बोलते हैं हम तुम्हें 26 लाख जो है साल की पेंशन जो है वो दिया करेंगे। ठीक है, और 26 लाख की पेंशन दिया करेंगे, जो हम बोलेंगे वो तुझे साइन जो है वो करना होगा। तो इसको अपना पपेट नवाब रूलर जो है, पहला पपेट रूलर जो है ये बन जाता है शाह आलम सेकंड। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसको क्या कहते हैं कि 26 लाख की एवज में तुम्हें क्या करना होगा, एक डॉक्यूमेंट हम तुम्हारे सामने लेके आए हैं जिससे बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो है इसके दीवानी राइट्स जो है वो तुम लोग तो जो है साइन करके देगा कि इसके दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिश के पास होंगे। ठीक है, कि यहां से टैक्स कलेक्शन जो है वो हम करेंगे। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये 26 लाख जो है ये कैसे दोगे, तो कहते हैं हमारे पास एक टेरिटरी है इलाहाबाद और करा की। ठीक है, यहाँ पे तो रूल कर। ठीक है, यहां से टैक्स कलेक्ट कर और अपना 26 लाख जो है ये यहां से इकट्ठा कर ले। ठीक है, तो ये स्टोरी थी करा, इलाहाबाद और 26 लाख। ठीक है, तो यही सारी है आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ये बैटल ऑफ बक्सर किस ट्रीटी से खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1756। ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि 26 लाख किसको दिया, 50 लाख किसको दिया, नहीं पूछी जाएंगी। सिर्फ आपकी स्टोरी के लिए होता है ताकि आपकी स्टोरी जो है वो बन जाए। किसको पपेट नवाब बनाया, क्या चीज हुई, कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक चीज पूछी जा सकती है, अब यहाँ पे बात किसकी आ गई, सब्सिडरी अलायंस की। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस के ऊपर जो है वो आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की बात जो है, प्लान जो है कौन सा यूरोपियन जो है उसने सोचा था, तो सबसे पहले जो प्लान बनाता है
कि सब्सिडी अलायंस जो है, और बेसिकली ये सारी जो पॉलिसीज होती है ना, जैसे पॉलिसी ऑफ बफर स्टेट या रिंग पॉलिसी, ये ब्रिटिश वालों ने ऐसे नहीं किया कि पहले इस पॉलिसी का नाम रखा, देन उस पॉलिसी को लॉन्च किया, ठीक है, और देन उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ये उन्होंने बस कुछ चीजें करनी स्टार्ट कर दी, जैसे अपनी आर्मी जो थी उसको स्टेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो जो बाद के हिस्टोरियंस जो है ना, उन्होंने उन चीजों को नाम दिया कि उसको सब्सिडी अलायंस जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो सब्सिडी अलायंस जो था उसको सबसे पहले प्लान करने वाला कौन था? ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स जो था उसने अपनी आर्मी जो है वो कहां पे स्टेशन करी थी? यहां पे, ठीक है, यहां पे। तो सबसे पहले प्लान करने वाला कौन था? ड्यूप्लेक्स। अब जो पहला ब्रिटिश जो है, सॉरी यहां पे नहीं, हैदराबाद में, हैदराबाद, ठीक है। सबसे पहला जो ब्रिटिश जो है जो इसको एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, अभी प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है। सबसे पहला ब्रिटिश जो है जो इसको एक्सपेरिमेंट करता है वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने आज क्या किया है? अवध में अपनी आर्मी जो है वो स्टेशन कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान इस चीज को किसने किया है? एक्सपेरिमेंट किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव, एक्सपेरिमेंट करने वाला। थर्ड जो है आपका कि इसको फाइनली पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कौन करेगा? वो है आपका रिचर्ड वेल्सली। रिचर्ड वेल्सली कहां पे करेगा? वो भी हैदराबाद में, ठीक है। और ये कब करेगा? 1798 में, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा यूरोपियन जो था जो सबसे पहले आइडिया लेके आया सब्सिडी अलायंस का, तो वो था ड्यूप्लेक्स। कहां का था? फ्रेंच का। कहां पे लाया था? हैदराबाद में, ठीक है। 3 क्वेश्चंस ये बन गए। चौथा, कौन सा ऐसा पहला ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने इसको एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कहां पे एक्सपेरिमेंट किया? अवध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, कौन सा ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने इंप्लीमेंट कर दिया किसको? सब्सिडी अलायंस को। तो वो था रिचर्ड वेल्सली। कब किया? 1798 में। कहां पे किया? हैदराबाद में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस, नाम, कब और जगह, ठीक है। 3 क्वेश्चन से कौन सा पहला ब्रिटिश, चौथा क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव, कौन सी जगह? अवध, ठीक है। 5 और 6, और कौन सा पहला फ्रेंच, कौन सा पहला वो यूरोपियन? तो वो था फ्रेंच, ठीक है। छठा क्वेश्चन, उसका नाम बताओ। 7वां क्वेश्चन, जगह बताओ, हैदराबाद, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से बनते हैं, ठीक है। इसी को घुमा फिरा के आपके 8 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, और इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार यूपीएससी ने क्या किया? 3 पॉइंट्स दे दिया आपको, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने लिख दिया कि ऑथर वेल्सली जो है, ऑथर AUTHAR, ऑथर वेल्सली ने कहां पे पहला पॉइंट दे दिया? ऑथर वेल्सली ने सब्सिडी अलायंस स्टार्ट किया। ईयर भी सही बता दिया, ईयर बता दिया 1798, और जगह भी सही बता दी, हैदराबाद, ठीक है। और ऑथर वेल्सली क्या है? ये इंडिया में आया भी हुआ है एक बार, ठीक है। लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया था? और ये रिचर्ड वेल्सली का भाई है, ठीक है। तो लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया था? रिचर्ड वेल्सली ने। यूपीएससी ने नाम कंफ्यूज करने के लिए कर दिया ऑथर वेल्सली, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से यूपीएससी जो है वो आपसे खेलता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिचर्ड वेल्सली जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था 1798 में, इंट्रोड्यूस किया था, और हैदराबाद में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो था आपका रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत ही नटखट था, ठीक है, पैसे जो है वो लेता था, ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा? इसको वापस जो है बुला लिया जाएगा, और वहां पे इसके ऊपर मुकदमे वगैरह जो है वो चलेंगे। मीनवाइल यहाँ पे कोई और जो है वो आएगा, ठीक है। तो बक्सर तक जो है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जब बक्सर की लड़ाई हो रही होगी तब ये यहाँ पे लड़ने जाएगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो है वो कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो वो नाम जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में। अब नोट्स में आपको आ जाएगा वो नाम। तो ये जो है इसको वापस वहां पे बुला लिया जाता है कि तू जो है, तेरे ऊपर बहुत से करप्शन चार्जेस जो है वो लगे हुए हैं, तो उनकी सफाई वगैरह जो है ये देने वहां पे उसके ऊपर केस चलता है, ठीक है। केस से ये बरी हो जाता है, ठीक है। इसको दोबारा से यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है वो लगा के भेजा जाता है, यहीं कहीं बंगाल का ही, ठीक है। अब ये क्या करेगा?
अब इसको बोला जाएगा कि तू जो है यहाँ पे बहुत सी करप्शन जो है वो हो रही है, ठीक है, और तू भी बड़ा करप्ट आदमी रहा है, तो तू बता कि कैसे करप्शन जो है उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कुछ चेंजेस जो है वो लेके आएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्या करेगा कि ये बोल देगा कि हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स जो है ना वो प्राइवेट ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक तो जो है पैसे जो है वो कम दिए जाते हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि क्यों ना यहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे ऑफिसर्स लगे हैं उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ा देते हैं। तो कहते हैं ठीक है, इसकी बात जो है वो मान ली जाती है कि तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इंक्रीज पे जो है इनकी वो इंक्रीज कर दी जाती है। उसी के साथ वो कहता है कि हम ऐसे करते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते हैं ना, हम उनको ऐसे करते हैं कि कुछ चीजों के ऊपर हम उन्हें ट्रेड करने देते हैं और उनसे ना थोड़ा सा टैक्स जो है वो कलेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो ब्रिटिश ऑफिसर जो चोरी ट्रेड करते हैं वो नहीं करेंगे और जो टैक्स जो है वो भी हमें मिलता रहेगा और सारी चीजों के ऊपर उन्हें जो है वो ट्रेड करने की परमिशन जो है, प्राइवेट ट्रेड करने की परमिशन नहीं देते। कुछ छोटी मोटी चीजें हो गई, ठीक है, उनके ऊपर इनको प्राइवेट ट्रेड करने की परमिशन जो है वो दे देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये लेके आते हैं, आपका रॉबर्ट क्लाइव जो है वो लेके आता है, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, दो टॉपिक्स और देते हैं आपके, वो भी इसी के साथ कर लो, देन मैं जो यूपीएससी वाले बच्चे जो है उनको नोट्स जो है इनके वो बनवा दूंगा। ये क्या करता है, जब ये वापस आता है यहां पे ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करता है, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, निजाम और दीवान, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कौन से राइट्स मांगे थे, निजामी राइट्स, ठीक है। तो निजाम मैंने आपको पिछली स्टोरी जो सुनाई थी, जो कंप्लीट स्टोरी लाइन सुनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि निजाम जो है वो कौन होता था। निजाम आपका होता था जो आज का डीसी होता है, जिसका काम क्या होता है, टैक्स कलेक्शन। और दीवान जो होता है, दीवान का काम क्या होता है, जो आज का आपका एसएसपी जो है वो काम करता है, इसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के राइट्स जो है वो किनके पास चले गए हैं, निजामी राइट्स ब्रिटिश के पास। आज से पहले क्या होता था, लोग जो है वो अपनी मर्जी से टैक्स जो है वो दिया करते थे। मान लो किसी ने 2% टैक्स दे दिया, किसी ने कितना दे दिया, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स देते थे। अगर जो है इनका जो नवाब जो इनके ऊपर रूल कर रहा होता था, वो अगर जो है वो ज्यादा टैक्स बढ़ाता तो ये लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट कर देते, ठीक है। आज के बाद क्या होगा कि टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी किसके पास आ गई है, निजाम यानी कि ब्रिटिश के पास, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो लगाते हैं और अगर ये उन टैक्स के खिलाफ रिवोल्ट वगैरह करते हैं तब क्या होता है, ये इनकी मार पिटाई जो है वो कर देते हैं, ठीक है। अब जब इस मार पिटाई के लिए जब ये पहुंचते हैं अपने नवाब के पास, तो नवाब कहता है कि देखो यार, मैंने जो आपका दिल्ली का जो राजा है ना, उसने इनको निजामी राइट्स जो है वो दे दिए हैं, अब मैं इसमें क्या करूं, ठीक है। अब वो लोग जो है वो तुमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, तुम टैक्स नहीं देते तो वो लोग तुम्हें पीटते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये पहुंचते हैं निजाम के पास यानी कि ब्रिटिश के पास कि सर हमारा ऐसे हुआ है कि हमसे टैक्स जो है वो नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि एक फेमाइन आ जाता है 1770 में, बंगाल में फेमाइन जो है वो आ जाता है, वहां पे सूखा जो है वो पड़ जाता है, जिस वजह से फसल जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाते हैं निजाम के पास, तो निजाम को कहते हैं सर ऐसे करके फेमाइन आ गया तो हम जो है वो टैक्स जो है वो हम नहीं दे सकते। तो वो कहते हैं कि देखो हमारा काम है टैक्स देना, ठीक है, तुम्हारा काम है टैक्स देना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि ये जो है कोई फेमाइन आता है क्या आता है, तो तुम्हें टैक्स जो है वो तो देना पड़ेगा। और उसके अलावा जहां तक रही बात मारकुटाई की, तो वो जो लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो तो देखना दीवान का है, वो तो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है टैक्स लेना, तुम्हारा काम है टैक्स देना, तुम टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारी पिटाई तो होगी। अब इस वजह से क्या हुआ, ये जो फेमाइन आ गया तो उस वजह से फसल नहीं हुई, ठीक है। अब किसानों के पास फसल नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, और अगली फसल कैसे उगाएंगे क्योंकि पैसा ही नहीं है, ठीक है। और जब पिछली फसल नहीं हुई तो अगली उगेगी कैसे, तो उस वजह से क्या हो गया, बंगाल में 1770 में फेमाइन जो है वो आ गया। उस वजह से क्या हुआ, एक सन्यासी रिवोल्ट जो है, सन्यासी रिवोल्ट, ये भी आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, उससे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं और 5-6 बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन्यासी रिवोल्ट हो जाता है जिसको फकीर जो है, फकीर जो बंगाल के फकीर जो है, FAKYR फकीर जो है वो लैड करते हैं इस रिवोल्ट को, ठीक है। तो फकीर ही इनके खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो झंडा जो है
वो गाड़ देते हैं और ये लोग जो है ये रिवोल्ट जो है वो कर देते हैं। ठीक है, इसकी लीडरशिप जो है मजनून शाह के द्वारा की गई थी, मजनून शाह। ठीक है, मजनून शाह जो है ये इसको लेड करेंगे इस रिवोल्ट को। इसी रिवोल्ट के ऊपर अब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो स्टार्ट हो रही है। इसी रिवोल्ट के ऊपर एक बुक लिखी जाएगी, एक नॉवल जो है एक लिखा जाएगा, नॉवल का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ नॉवल जो है लिखा किनके द्वारा जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, सॉरी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लिखा जाएगा 1882 में। ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब लिखा गया, 1882 में। जो ईयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ईयर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, जो बाकी बच्चे जो है पीपीएससी वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रेड बी का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं उनके लिए ये ईयर जो होते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट लिखवाता हूं वो ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब मैं बोल दूं ईयर इंपॉर्टेंट है तो वो ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, बाकी कोई भी ईयर जो है वो आपको याद नहीं करने, जो मैं ना बोलूं। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, अब ये बुक लिखी जाती है, इसी बुक से, इसी नॉवल से, आप इसी नॉवल के अंदर एक सॉन्ग होता है वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो वो सॉन्ग जो है वो बाद में जाके एक पॉपुलर सॉन्ग जो है वो बनेगा वंदे मातरम। तो वो कहां से लिया गया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ नाम का जो नॉवल है उससे लिया गया था, और उसका थीम क्या था, सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन, नॉवल का नाम क्या है, आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कब लिखा गया है 1882, थीम किसके ऊपर था, सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर, वंदे मातरम जो है वो कहां से उठाया गया है, इन सब चीजों से। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये रिवोल्ट हो गया तब इनको जो है कुछ चेंजेस जो है वो करने पड़े। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि दीवान और निजाम के बीच में एक पोस्ट जो है वो आपकी क्रिएट कर दी, यानी कि एक साइड पे दीवान होगा, एक साइड पे निजाम होगा, इन्हीं के बीच में एक नायब की पोस्ट जो है वो क्रिएट कर दी गई। ठीक है, कि निजाम जो है वो नायब के थ्रू दीवान के साथ कांटेक्ट करेगा, दीवान जो है वो नायब के थ्रू निजाम के साथ कांटेक्ट करेगा, निजाम के साथ कांटेक्ट करेगा, और लोग जो है वो नायब को कांटेक्ट करेंगे, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी वो नायब के पास रहेंगे। ठीक है, तो लोगों की मदद के लिए अब इस रिवोल्ट से जो थे अंग्रेज डर गए, इसी वजह से नायब की पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई, और आज भी ये पोस्ट जो है चल रही है। ठीक है, नायब तहसीलदार जो है वो तहसीलदार के सारे काम जो है वो नायब करता है। यहाँ पे निजाम के सारे काम जो थे वो नायब करता था, दीवान के आधे काम जो थे, आधे से ज्यादा काम जो थे वो नायब करता था। ठीक है, लोग जो थे वो डायरेक्ट नायब के पास कांटेक्ट करते थे। ठीक है, तो आज भी वो प्रथा जो है वो आज भी चल रही है। आपकी नायब तहसीलदार जो है वो यही काम करते हैं, जो तहसीलदार का काम होता है, ग्रेड ए ऑफिसर का जो काम होता है वो नायब के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब पहला नायब कौन था, पहले नायब का नाम था मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान, ये पहला नायब जो है ये बनता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो और समझो, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, वैसे मैं 2-3 बार ये एक्ट जो है ये करवा चुका हूं, लेकिन आज सारी इसकी प्रोविजन जो है वो बता दी आपको। ठीक है, अब हुआ क्या कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट, ठीक है, उसमें एक रूलिंग पार्टी थी और एक ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी थी। या आप ऐसे समझो, इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, उसमें एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन, और आपका है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यहीं से स्टोरी सुनाता हूं, इस पे बाद में आते हैं। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में, ठीक है, उसके बाद 1750 में क्या आएगा, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ब्रिटिश में आ जाती है। ठीक है, तब तक क्या होता है, 1750 तक हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है ये ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, आपका आज का राज्यसभा, ये है आज का लोकसभा, जहां पे लोगों के द्वारा चुन के प्रतिनिधि जो है वो पहुंचते हैं। ठीक है, उस टाइम तक क्या है, 1750 तक आते आते राज्यसभा जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहां पे जब 1750 आता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, तो कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो इमर्ज हो जाती है। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हो जाती है, वो कहती है कि 150 साल हो गए इनको रूल करते, इनको भारत भेजे हुए,
तो क्यों ना अब हम जाते हैं भारत में, ठीक है, क्यों इनकी मोनोपोली जो है वो खत्म करते हैं, हम जाते हैं भारत में, ठीक है। इनको जब बनी थी कंपनी तो इसको जो है 15 साल की मोनोपोली जो है क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा जो है वो दी गई थी कि 15 साल तुम वहां पे जाके देखो और उसके बाद जो है तुम्हारा रूल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 1609 में जो है किंग जेम्स वन जो है वो वहां पे क्राउन पे जो है वो बैठ जाते हैं, क्वीन की डेथ हो जाती है और वो अनलिमिटेड टाइम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको मोनोपोली राइट्स जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अब स्टोरी बढ़ाते हैं आगे। 1750 आ गया, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हो गई। कैपिटलिस्ट क्लास का कहना है कि क्यों ना हम जो है वो यहाँ पे जाएं और इंडिया में जाके खुद से रूल करें। कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो यहां से बिलोंग करती है लोकसभा से। कैपिटलिस्ट LIST CAPITALIST कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो लोकसभा से जो है वो बिलोंग करती है। लेकिन लोकसभा जो है उसके पास इतनी पावर्स जो है वो नहीं है। तो कैपिटलिस्ट क्लास क्या करेगी, 1750 में बोलेगी कि हम ऐसे करते हैं कि इसको जो है लोकसभा जो है इसको ज्यादा पावरफुल करते हैं। तो धीरे धीरे इसका पावर जो है वो शिफ्ट होगी, पहले 10% हो गई, जैसे 20% हो गई, ठीक है। तो 1773 तक आते आते वो पावर जो है वो काफी हद तक जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो है ये ज्यादा पावरफुल बन चुका है और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये वीक हो चुका है, ठीक है। अब सारी बातें जो है वो इनकी मानी जाती है, ठीक है। अब आते हैं वापस। इंग्लैंड में है एक रूलिंग पार्टी और एक ऑपोजिशन पार्टी है। तो रूलिंग पार्टी से ऑपोजिशन पार्टी जो है वो सवाल खड़े करती है कि कब तक ये जो है 1773 आ चुका है, ठीक है, कि कब तक जो है ये ब्रिटिश पार्टी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है यही रूल करती रहेगी और इन्हीं की मोनोपोली रहेगी। तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं, हम खुद जाके जो है हम खुद जाके वहां पे रूल क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टी की बात सुन के इनको जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है वो निकालना पड़ता है, जिसमें ये कह दिया जाता है कि कंपनी जो है कंपनी के पास अब 20 साल के लिए ही मोनोपोली होगी, 20 साल के बाद जो है उससे उसकी मोनोपोली जो है वो छीन ली जाएगी। ये बात कब कर दी जाती है, 1773 में, ठीक है। और इससे रिलेटेड बाकी बाद में जो चार्टर एक्ट वगैरह आते हैं वो मैंने अपनी जो पूरी स्टोरी लाइन जो है उसमें अच्छे से करवाए हुए हैं, ठीक है। वो स्टोरी जो है वो वहां पे बांधी हुई है। ये वाली जो कहानियां होती है ना, ये वाली जो क्लासेस होती हैं, एक वो जो फर्स्ट क्लास जो मैंने आपकी लगाई थी जिसके 3 पार्ट्स हैं उसमें मैंने आपको पूरी स्टोरी जो है वो बांध दी थी, ठीक है। इन क्लासेस का मतलब ये होता है कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें हमें टॉपिक से भटकना नहीं होता है, एक ही टॉपिक के ऊपर स्टिक रहना होता है, ठीक है। जो पहली क्लास होती है उसमें मैंने आपको सारी स्टोरी जो वो लिंक कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो एक्ट आना है आपका 1793 जो है उसमें आना है, देन उसके बाद 1813 में आएगा, 1833 में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके एक्ट जो है फाइनल 1853 में आएगा, ठीक है, जिसमें कंपनी की मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी जाएगी और जो है नो मोर 20 ईयर फॉर कंपनी जो है ये कह दिया जाएगा, ठीक है। और वहां तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो फिलहाल यहीं तक है, ठीक है। 1773 का एक्ट जो है वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कि 20 साल के लिए इनको बोल दिया जाता है कि 20 साल के लिए तुम्हारी मोनोपोली जो है तुम्हें दी जाती है, बाद की आगे अगले 20 साल जो है तब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इनको 20 साल की मोनोपोली जो है वो दे दी जाती है। उसी के साथ साथ, ठीक है, अब कंपनी जो है वो यहाँ पे इंडिया में जो है वो ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो कर रही थी। तो क्वीन जो है वो ये कहती है, कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इन सब चीजों को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑपोजिशन ने क्या बोला कि ये जो कंपनी जो इन सब चीजों को एक्वायर कर रही है, कंपनी के ऊपर तो उसका हक ही नहीं है, हक तो हमारी क्राउन का है, ठीक है, कि जो भी हमारा क्वीन या किंग है हक तो सारा उसका बनता है। कंपनी किस तरीके से कह सकती है कि ये कंपनी का पोजेशन है, ठीक है, बंगाल जो है कंपनी का पोजेशन है, वो तो कंपनी का पोजेशन ही नहीं हो सकता। इसी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये लाया गया, जिसमें बोला गया कंपनी को 20 साल की मोनोपोली जो है वो दी जाती है। 20 साल के बाद जो है जब अगले 20 साल आएंगे उसका जो है वो तब की तब देखेंगे, ठीक है। साथ ही में उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है उसकी बात कर दी कि पावर जो है उसको सेंट्रलाइज जो है वो किया जाएगा। अब वो किस तरीके से किया जाएगा, एक पोस्ट जो है यहाँ पे जो आपका हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है यहाँ पे हुआ करता था, वो ये पोस्ट जो है क्रिएट कर दी जाती है कि ये दोनों बंदे जो हैं, ठीक है, बॉम्बे वाला और ये मद्रास वाला, ये दोनों को इसके अधीन कर दिया जाता है। इसी चीज को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पहले क्या होता था, अगर बंगाल से कोई चिट्ठी भेजनी है तो इसको भेजी जाएगी, एक चिट्ठी इसको आएगी, एक चिट्ठी इसको आएगी, ठीक है, तो तीनों को सेम चिट्ठी जो है वो भेजनी पड़ती है। अब क्या होगा, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया, ठीक है, एक ही चिट्ठी आएगी इसको, ठीक है, इस बंदे को जो यहाँ पे गवर्नर जनरल है उसको, और रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल जो है बना के भेजा, सॉरी रॉबर्ट क्लाइव नहीं, वॉरेन हेस्टिंग जो होता है उसको गवर्नर जनरल जो है वो बना के भेजा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग,
पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग बनता है इंडिया का, ठीक है। अब चिट्ठी इसको आएगी, ये अपने डिसीजन जो है ये इन दोनों को बताएगा और इन दोनों को इसके नीचे रह के जो है वो रूल करना है, ठीक है। और ये जो होगा, ये गवर्नर जनरल जो होगा साथ ही में ये अकेला रूल नहीं करेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल होगी, प्लस काउंसिल, ठीक है। काउंसिल में 4 काउंसलर जो है वो होंगे, काउंसिल के मेंबर होंगे, और ये 4 बंदे जो है ये कौन चुन के भेजेगा, उनकी सरकार जो है ये चुन के भेजेगी, ठीक है। और गवर्नर जनरल को कोई भी वीटो जो है वो नहीं दी जाती। गवर्नर जनरल को यहाँ पे 5 लोग हो गए ना टोटल, तो 3:2 की रेशियो से अगर कोई फैसला जो है वो हो जाता है, तब जो है उस फैसले को फाइनल जो है ये माना जाएगा, भले ही गवर्नर जनरल उसके हक में ना हो, ठीक है। मान लो 3 काउंसलर्स ने कोई बात जो है वो कह दी, ठीक है। तो जो बात जो है 3 गवर्नर जनरल ने कही होगी, भले एक गवर्नर जनरल और प्लस कोई दूसरा आदमी या अकेला गवर्नर जनरल कोई बात कह रहा है कि अच्छा हमें जो है इस तरीके से कर लेना चाहिए, तो उसकी बात जो है नहीं मानी जाएगी। फाइनल डिसीजन जो होगा वो इस मेजोरिटी के साथ होगा, जो अगर मेजोरिटी बन रही है वही फाइनल डिसीजन जो है वो माना जाएगा। गवर्नर जनरल को नो वीटो जो है, कोई भी वीटो जो है वो नहीं दी जाएगी, वीटो, ठीक है। इसके पास कोई भी वीटो जो है वो नहीं होगी। उसके अलावा गवर्नर जनरल जो है किन चीजों के ऊपर जो है जो इनको जो है वो डायरेक्शंस देगा, सबसे पहले पीस एंड पावर, पावर प्लस पीस, कि अगर किसी देश के साथ जंग जो है, किसी स्टेट के साथ, देश के साथ, मतलब यहाँ पे देशों में बैठा हुआ था ना, पटियाला एक अलग देश है, नाभा एक अलग देश है, ठीक है। तो अगर किसी देश के साथ जो है वो जंग शुरू करनी है, तो ये बोलेगा गवर्नर जनरल, इनको बोलेगा कि जाओ इनसे लड़के लड़ाई करके तुम जीत लो, ठीक है। या किसी देश के साथ संधि करनी है, ठीक है, लड़ाई हो गई अब संधि करनी है, तब भी ये गवर्नर जनरल जो है ये इनको बोलेगा, अगर यहाँ पे कोई देश जो है उसके ऊपर अटैक करना है, तो ये इसको बोलेगा जा इसके ऊपर अटैक करके इसको जीत ले, ठीक है। अब जब जीत लिया तो इसके साथ संधि कर ले, ठीक है। तो वो सारी पावर जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई। उसी के साथ एक चीज जो है, एक चीज और यहाँ पे स्टैब्लिश की गई, यहाँ पे फाइनली एक सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्टैब्लिश किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और साथ में 2 जजेस होंगे, ठीक है। और ये चीफ जस्टिस जो था, इसका नाम था लॉर्ड इम्पे, IMPEY, लॉर्ड इम्पे, ठीक है। ये नाम जो है ये याद रख लेना। पहला जो है चीफ जस्टिस पहला चीफ जस्टिस जो आया था, ठीक है, जब यहाँ पे कोर्ट जो है स्टैब्लिश किया गया था आपका यहाँ पे बंगाल में, तो उसका नाम क्या था, लॉर्ड इम्पे, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 2 जजेस नहीं थे, 3 जजेस थे, ठीक है, ठीक है। तो टोटल 4 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन बंगाल जो है वो स्टैब्लिश किया गया। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दी इन्होंने, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स जो थी वो डिफाइन नहीं किया गया कि कौन ज्यादा सुप्रीम होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम होगा या गवर्नर जनरल जो है वो सुप्रीम होगा, इसी वजह से दोनों के बीच में क्लैशेस जो है वो रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सारा था आपका 1773 का एक्ट, ठीक है। तो अब इसके नोट जो है, आपकी क्लास जो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। जो दूसरे बच्चे जो है वो इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो।